नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HPRC के अपकमिंग TGT, JBT और बाकी भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़। ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आज इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। तो इस सीरीज़ को हमने नाम दिया है अभ्यास HPRCA कर। अब देखिए, इस सीरीज़ की इंट्रोडक्शन मैं पहले थोड़ी सी दूंगा और इंट्रोडक्शन को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बार बार तो इंट्रोडक्शन नहीं दी जाएगी। तो पहले तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे। इसमें देखिए वो सब कवर किया जाएगा जो कि HPRCA के ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है, चाहे वो HPRCA की सिलेबस में मेंशन की गई हिस्ट्री हो ओवरऑल जीके में, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो आपकी साइंस हो, चाहे वो और भी जीके के क्वेश्चन अलग तरह के बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हो। तो किसी भी तरह का जीके का क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे और डिटेल से जो है वो हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर कवर की जाएगी। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को इतने डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड टॉपिक वो सारा जो है वो आपका क्लियर हो जाए। ये सीरीज जो है वो आपको हेल्प करेगी एनालाइज करने में कि जो आपने अभी तक पढ़ा है क्या वो सही है या नहीं है, क्या आपको चीज़ें याद रह रही हैं नहीं रह रही हैं, क्यों क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो सब चीज़ें एनालाइज करने में यहाँ से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। बशर्ते डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ जो है वो इन क्वेश्चंस को समझते हैं, आप कितने अच्छे से जो है वो नोट्स अपने बनाते हैं और कितने अच्छे से जो है वो चीज़ों को एनालाइज जो है वो यहाँ पर करते हैं। सीरीज़ का पहला पार्ट है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर द फर्स्ट कमर्शियल सिविल एविएशन फ्लाइट इन इंडिया ऑन 18 फरवरी 1911 टुक प्लेस बिटवीन। तो बोलते हैं कि 18 फरवरी 1911 को भारत में पहली वाणिज्यिक नागरिक उड्डान जो था वो किस बीच जो था वो शुरू हुई थी, किसके बीच में ये स्टार्ट हुई थी। तो इंडिया में पहली जो कमर्शियल जो एयर फ्लाइट जो था वो स्टार्ट हुई थी वो हो गई थी 18 फरवरी 1911 को। और 18 फरवरी 1911 को जो ये फ्लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये किस किस के बीच में जो था वो उड़ी थी। ये इलाहाबाद से लेकर नैनी तक जो था वो गई थी। इलाहाबाद टू नैनी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी तक आपने ट्रेन का क्वेश्चन पढ़ा होगा कि पहली ट्रेन जो है वो कब चली, तो वो 1853 में चली थी बॉम्बे से थाने के लिए। अभी आप एयरलाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, इंडिया में अगर हम इंडिया की अपनी एयरलाइन की बात करते हैं तो टाटा एयरलाइन का नाम आपने सुना है। ये कब से काम कर रही है? टाटा एयरलाइन 1935 से जो है वो इसने काम करना स्टार्ट किया था। 1935 में ये पहली ट्रेन जो पहली एयरलाइन इनकी चली थी वो मुंबई से तिरुवनंतपुरम के बीच में चली थी और फिर बाद में चलकर 1937 में चलती है ये मुंबई से लेकर दिल्ली तक। बाद में चलकर जो है वो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई कि टाटा एयरलाइन जो है वो टाटा ग्रुप के हाथ से चली जाती है, परंतु फिर 2022 में एक बार फिर से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एयर इंडिया को जो है वो टाटा ग्रुप को जो है वो हैंड ओवर कर देती है। तो जनवरी 2022 में जो था वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एयर इंडिया को जो था वो टाटा ग्रुप को जो था वो हैंड ओवर किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि कब हैंड ओवर किया गया था, 2022 में हैंड ओवर किया गया था टाटा ग्रुप को एयर इंडिया को। और 1935 में ये टाटा एयरलाइन जो था वो इसने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया था। बाकी जो हम पहली कमर्शियल सिविल एविएशन फ्लाइट की बात कर रहे हैं वो 1911 में 18 फरवरी को जो था वो स्टार्ट हुई थी, इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच में स्टार्ट हुई थी। इतना सब यहाँ से याद रखेंगे एनएफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट प्लाउड फील्ड हैज़ बिन फाउंड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर जो था वो जुताई वाला खेत जो था वो मिला था। अब हमारे पास अलग अलग हड़प्पन साइट जो है वो आती हैं। एक हड़प्पन साइट इनमें से ऐसी है जहां पर ये जुताई वाला खेत जो था वो मिला था, जोते हुए खेत जो था वो जहां पर मिले थे। अब कौन सी ये साइट आती है जहां पर ये जुताई वाला खेत जो था वो मिला था? तो जुताई वाला खेत जो था वो मिला था कालीबंगा में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कालीबंगा जो है वो कहाँ पर आता है? कालीबंगा जो है ये राजस्थान में जो है वो आता है। कौन सी नदी के किनारे आता है? तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे जो है वो आता है। यहाँ पर हमें जो हल के द्वारा जुता हुआ खेत था वो मिला था, उसके साक्ष्य जो था वो यहाँ से मिले थे। और इस तरह से हमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग साइट्स पर मिली, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में धौलावीरा जो है वो दिया गया है। धौलावीरा का ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर जो है वो फॉल करता है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में ये गुजरात में आता है और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है वो आता है। यहाँ पर पत्थर की बनी हुई एक नेवले की मूर्ति मिली थी। खेल का मैदान उसका साक्ष्य यहाँ पर जो था वो मिला था। मोहनजोदड़ो की यहाँ पर बात की जा रही है ऑप्शन सी में। तो मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है जिसकी खोज 1922 में की गई थी। 1922 में इसको रखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो में जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि यहाँ पर एक अनागार मिला,
यहाँ पर मृतकों का टिल्ला मिला, बहुत बार मृतकों का टिल्ला जो है वो एग्जाम में पूछ जाता है। कांसे की नगन नर्तकी की डांस करती हुई एक मूर्ति जो है वो मिली। और वैसे ही लोथल ऑप्शन में जो है वो दिया गया है, तो लोथल कहाँ पर जो है वो प्रेजेंट टाइम में आता है, ये गुजरात में आता है, भोगवा नदी के किनारे जो है वो आता है। लोथल में हमें धान की खेती के साक्ष्य जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट 4 हड़प्पन साइट जो है वो क्लियर हुई। अब हड़प्पन साइट के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है ना, खुद हड़प्पा की खोज कब और किसने की थी। हड़प्पा की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, 1921 में 1921 में इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा जो था वो की गई थी हड़प्पा की खोज। और हड़प्पा में भी हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो है वो हड़प्पा में हमें धोती पहने हुए मूर्ति जो है था वो मिली थी। यहाँ पर जो है वो कब्रिस्तान मिला, कब्रिस्तान R37 कर 37 कब्रिस्तान जो है वो मिला। और यहाँ पर ही जो है वो हमें नटराज की जो है वो नटराज की पत्थर की मूर्ति भी जो है वो मिलती है, डांस करती हुई मूर्ति। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें हड़प्पा में देखने को मिली थी। हमने बाकी की 4 साइट्स भी जान ली, हड़प्पा के बारे में जो है वो क्लियर कर लिया। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे जो है वो आता है। तो ये नदियाँ भी ध्यान रखने जिनके किनारे ये बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियाज रिनाइसेंस। तो बोलते हैं कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है राजा राममोहन रॉय जी को। राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो राजा राममोहन रॉय को तो जाना जाता है, चलो सही बात हुई, समझ आता है। इनके बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, HPRC के द्वारा एक पहले एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो क्लियर होती है बात कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखो राजा राममोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी, इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना भी जो था वो की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी, कलकत्ता में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अब देखो ब्रह्म समाज के बारे में ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि सबको जो है वो आता है, परंतु ये ध्यान रखना है आपने कि ब्रह्म समाज किस फिलॉसफी के ऊपर जो था वो चलता था, इनकी क्या विचारधारा थी। एक तो ये मूर्ति पूजा का जो था वो विरोध करते थे। ये जितने भी कर्म कांड होते हैं, तीर्थ यात्रा होती है, इनका जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों में पुरोहित वर्ग का मेंशन किया गया है, उन चीज़ों का भी विरोध करते थे, उन चीज़ों को भी ये नहीं मानते थे। तो एक ये ध्यान रखें। और ये समर्थन किसका करते थे, तो ये एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। एकेश्वरवाद का क्या मतलब है, एकेश्वरवाद का मतलब है कि धर्मों की आपसी में जो है वो एकता होनी चाहिए, उसका जो है ये समर्थन करते थे। धर्मों की एकता, एकेश्वरवाद के ऊपर जो था ये बहुत जोर जो था वो देते थे। अब हम अगर राजा राममोहन रॉय के बारे में ही बात करते हैं, तो राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया था। इन्हीं के प्रयास थे कि सती प्रथा को बैन भी कर दिया गया था। 1829 में सती प्रथा को जो था वो बैन कर दिया गया था। इन्होंने जो है वो कलकत्ता में डेविड हेयर के साथ मिलकर जो था वो हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी जो था वो की थी। जब ये चले जाते हैं, इनके रहने जब ये नहीं रहते, तो उसके बाद जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो ब्रह्म समाज को जो है वो नेतृत्व प्रदान करते हैं। और 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है ब्रह्म समाज को समर्थन या फिर ब्रह्म समाज को जो है नेतृत्व देना जो था वो स्टार्ट किया था। अलग अलग हमारे पास इस तरह की सोसाइटीज़ आई, इस तरह के समाज आए जो कि अलग अलग कार्य करते रहे, परंतु फिलहाल जो हमने राजा राममोहन रॉय जी के बारे में जाना, उतना सा भी यहाँ से क्लियर होता है। एक टॉपिक यहाँ से पूरा क्लियर हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, परंतु देखो अगला क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ को हमने टारगेट रखा है कि हम जो है वो ऐसे ही इसी सीरीज़ के 100 पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे टीजीटी के पेपर से पहले मतलब 1000 क्वेश्चन जो है हम ऐसा डिस्कस करेंगे। और जब 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप सोच लो कि पेपर में हेल्प मिलने वाली है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना सहयोग जो है वो देते हैं, आप कितना इंटरेस्ट जो है वो सीरीज़ में लेते हैं। इंटरेस्ट के लिए हम टारगेट रखते हैं इस सीरीज़ में 1000 लाइक्स का, कि 1000 लाइक्स जैसे ही पूरे होंगे तो उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ से आपके समर्थन का भी पता चल जाता है कि आप कितना समर्थन जो है वो इस सीरीज़ को देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा ये स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। कौन से वर्ष इनके द्वारा ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी, तो इनके द्वारा 1936 में ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो था वो बनाई गई थी। B.R. अम्बेडकर जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा जो तीनों राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें जो था वो भाग लिए गए थे। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया गया था। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, बी आर अम्बेडकर ने तो तीनों की तीनों में लिया था। बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर 1932 में पूना पैक्ट के ऊपर भी जो था वो हस्ताक्षर किए थे, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर जो था वो बात करता था, डिप्रेस्ड क्लासेस को लेकर, कॉमनल अवार्ड, ये सब यहाँ पर आता है। और अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बी आर अम्बेडकर जी के साथ जुड़ी हुई हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा है ये 1923 में जो था वो स्थापित की गई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में इनके द्वारा स्थापित की गई। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में इनके द्वारा स्थापित की गई। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उसमें जो है वो इंपॉर्टेंट जर्नल आते हैं। मूकनायक एक आता है 1920 में छपा था। बहिष्कृत भारत आता है 1927 में छपा था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा अलग है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक सामंथा कर आता है 1929 का है ये, और एक जनता कर आता है ये 1930 का। इनकी जो इंपॉर्टेंट किताबें आती हैं उसमें एनहिलेशन ऑफ कास्ट आता है, बुद्धा ऑफ कार्ल मार्क्स आता है, बुद्धा और कार्ल मार्क्स आता है। इसमें द अनटचेबल हु आर दे एंड वाई दे हैव बीन बिकम अनटचेबल, ये जो है वो आती है किताब इनकी। बुद्धा एंड हिज धमा किताब इनकी आती है। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ये भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट किताब इनकी आती है। तो इनकी इंपॉर्टेंट किताबें, इनके इंपॉर्टेंट जर्नल, इनके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इनके द्वारा तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया गया था, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ से बने, उन सबको ही जो है वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के अपकमिंग TGT, JBT जैसे एग्जाम्स के लिए और पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को ज्वाइन कर आप अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं, अपनी कमियों को एनालाइज कर सकते हैं, और जो थोड़े थोड़े नंबरों से मेरिट में आने से रह जाते हैं, एक अच्छा स्कोर लाने में कमियां रह जाती हैं, उस स्कोर को भी इम्प्रूव कर पाएंगे अपने आप, और एक अच्छा रैंक लाने में भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे क्या बोला गया है यहाँ पर। बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडियन स्टेट। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा ये अनुच्छेद है जिसमें भारतीय राज्यों में विधान परिषद की बात की गई है। देखो, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दो चीज़ें होती हैं। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ पर बात की गई है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ जो आर्टिकल डील करता है वो आर्टिकल 169 आता है। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा जो है वो अलग अलग चीज़ें आती हैं। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, क्या हिमाचल के पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश में ये नहीं आती है। कुछ एक गिने चुने स्टेट हैं जहाँ पर ये है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र हो गया। वेस्ट बंगाल ने डिमांड की थी, उसको अभी ये स्टेटस नहीं मिला है। और लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर एक स्टेट के पास है ही है। हिमाचल प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे हिमाचल में है, उनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल होता है, परंतु ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कि यूपी, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में है, उसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 साल का जो है वो होता है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य डायरेक्टली चुने जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, अब डायरेक्टली इनको नहीं चुन सकते। ठीक है, तो ये फर्क होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किस स्टेट के पास क्या है वो स्टेटस भी आपको यहाँ से पता चल गया, तो इतना ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। बाकी अगर हम स्टेट लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट उसके साथ डील करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 6 जो है वो उसके साथ डील करता है, जिसमें सारा बात की गई है, ड्यूरेशन, प्रोसीजर, प्रोसेस, जो भी सारी बातें हैं स्टेट लेजिस्लेशन के बारे में, वो सारी वहाँ पर बात की गई है पार्ट नंबर 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतना यहाँ से आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी विच वॉज सेट अप ऑन अगस्त 29, 1947 कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। तो बोलते हैं कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसको 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। उसका गठन 29 अगस्त को किया गया था 1947 में। इसमें कितने सदस्य जो था वो हुआ करते थे? देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी इसमें जो था वो टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है, एक स्टार लाइनर, ये 7 नंबर जो है वो है।
अब इसमें देखिए आप ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई, पहला ही क्वेश्चन पूछ जाएगा कब बनाई गई। 29 अगस्त को 1947 में बनाई गई थी। कितने सदस्य थे? आपका आंसर होगा 7 सदस्य थे। इसके चेयरमैन कौन थे? आपका आंसर होगा B.R. अम्बेडकर थे। अब क्या ये 7 के 7 सदस्य इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। ये 7 सदस्यों में आते थे, एक तो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर आते थे, N. गोपाला स्वामी आते थे, K.M. मुंशी आते थे, सैयद मोहम्मद सौदुल्ला आते थे, और एक B.L. मित्तर आते थे, जिनको बाद में चलकर रिप्लेस कर दिया गया था N. माधवा राव के द्वारा। एक D.P. कैतन आते थे। ये जो D.P. कैतन आते थे, इनको रिप्लेस किया गया था T.T. कृष्णमचारी के द्वारा। तो ये नाम आपने ध्यान रखने, 7 के 7 नाम याद होने चाहिए। इस कमेटी के चेयरमैन याद होने चाहिए। ये कमेटी कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इस कमेटी में जो है वो कितने सदस्य थे, वो सब डाटा जो है वो आपको टिप्स पर जो है वो याद होना चाहिए। यहाँ से पक्का एग्जाम में जो है वो एक ना एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा। तो इतना सब यहाँ से क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? जियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, परंतु एक बात मैं आपको बता दूं कि जियोग्राफी के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। NCERT बेस्ड डाटा ही हम डिस्कस करेंगे, NCERT के ही फैक्ट होंगे, NCERT के ही क्वेश्चन होंगे। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जियोग्राफी में NCERT चलेगी, तो अगर NCERT से अगर आपने पढ़ी है NCERT जियोग्राफी की, तो देखना बताना आपको आते हैं इनके आंसर की नहीं आते हैं। बोलते हैं द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड मास है उसका जो एरिया आता है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। ठीक है, और बोलते हैं कि इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 3.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। कि इंडिया का जो टोटल एरिया आता है वो लगभग पूरे वर्ल्ड के एरिया का 3.4% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आपने डेफिनेटली इनको टिक किया होगा। अगर गलत हुआ तो इसका मतलब आपको बहुत कुछ अभी पढ़ने की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए जो कमज़ोर हैं। अभी आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडिया का जो लैंड मास है क्या वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आता है? तो ये बिल्कुल सही बात है कि इंडिया का जो लैंड मास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही आता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही इंडिया का लैंड मास आता है। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास 100% सही है। दूसरी स्टेटमेंट बोलते हैं टोटल एरिया इंडिया का 3.4% जो है वो अकाउंट करता है पूरे वर्ल्ड के एरिया का। नहीं, ये 3.4% जो है वो अकाउंट नहीं करता। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब यहाँ पर बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ओनली वन इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट हमारे पास सिर्फ सही है, दूसरी गलत है, दूसरी को भी सही करते हैं। इंडिया का बोलते हैं लैंड मास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और टोटल एरिया इंडिया का वर्ल्ड के एरिया का 2.4% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। इतना अकाउंट करता है ये 2.4, ना कि 3.4। तो 2.4 यहाँ पर सही होना था। अब यहाँ पर ही आप एक NCERT का चार्ट देखिए जहाँ से एक और क्वेश्चन क्लियर होगा। अब बोलते हैं NCERT बेस्ड चार्ट है। सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो रशिया का एरिया जो है वो आता है। रशिया का एरिया है 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद USA आता है, 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर USA का एरिया है। उसके बाद चाइना आता है, चाइना का 9.60 है। ब्राज़ील आता है उसके बाद जिसका 8.51 है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, 7.69 इसका एरिया है। और उसके बाद अपना भारत जो है वो आता है। भारत का जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब भारत का रैंक पूछा जा सकता है कि कितना रैंक जो है वो आता है, तो भारत का 7th रैंक जो है वो आता है पूरे वर्ल्ड में। भारत का 7th रैंक आता है इन टर्म ऑफ एरिया। और ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ ये टोटली NCERT बेस्ड डाटा आपके पास है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कॉइंड द टर्म जियोग्राफी। तो बोलते हैं कि जियोग्राफी आप पढ़ रहे हैं, भूगोल शब्द आप पढ़ रहे हैं, तो इसको किस विद्वान के द्वारा गढ़ा गया था, किस विद्वान ने जो था वो इस भूगोल शब्द को दिया था। तो ये जो जियोग्राफी टर्म थी इसको जो है वो इराथोथनीस के द्वारा जो था वो दिया गया था। इराथोथनीस का नाम आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इराथोथनीस का नाम आपको पता चल गया कि इनके द्वारा ये जियोग्राफी टर्म जो है वो दी गई है। हमारे पास ऑप्शन में और भी ऑप्शंस जो हैं दी गई हैं, जैसे कि हेरोडोट्स दिया गया है, गैलीलियो दिया गया है, एरिस्टोटल दिया गया है। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ये जो हेरोडोट्स हैं इनको जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री भी जो है वो बोलते हैं। और हेरोडोट्स का जन्म जो था वो टर्की के एक शहर में जो था वो हुआ था। ये जो है वो हेलिकैरनसस एक शहर आता है जो कि एंशियंट ग्रीक सिटी होती थी और प्रेजेंट टाइम में ये टर्की के जो है वो बोड्रम में जो है वो आता है। यहाँ पर ये आता है, तो ये आपने ध्यान रखना है।
और एक गैलीलियो आते हैं, गैलीलियो को जो है फादर ऑफ साइंस भी जो है वो बोलते हैं। फादर ऑफ साइंस एंड ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी जो है वो एग्जैक्टली इनको बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं, तो वो गैलीलियो को बोलते हैं। इन्होंने जो है वो बताया फिनोमिना, जो यूनिवर्स का फिनोमिना है उसके बारे में इन्होंने जानकारी जो था वो दी थी, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी जो है वो बोला जाता है। एरिस्टोटल उसी तरह से जो है वो एरिस्टोटल आते हैं। एरिस्टोटल ने जो है वो वेरियस एस्पेक्ट अपने बताए प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर, और प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर इन्होंने ये फैक्ट बताए, तो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी जो है वो बोलते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो साइंटिस्ट हैं, या फिर 3 इंपॉर्टेंट जो है वो ऐसे विद्वान हैं जिनके द्वारा अलग अलग टर्म्स दी गई थी, अलग अलग फील्ड में काम किया गया था, उनके नाम आपने यहाँ से ध्यान रखने थे। अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज स्टैगफ्लेशन। तो बोलते हैं यहाँ पर स्टैगफ्लेशन इनकी मुद्रास्फीति का कारण जो है वो क्या बनता है। तो इसमें बहुत अच्छे से स्टैगफ्लेशन आपको समझ आएगी। मुद्रास्फीति का जो कारण इनमें से बनता है वो बनता है सडन सप्लाई शॉक लाइक राइज इन ऑयल प्राइजेस, की राइज ऑयल के प्राइजेस एकदम से बढ़ जा रहे हैं, उसको जो है वो स्टैगफ्लेशन आप बोल देंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखो अगर आपको नहीं समझाया कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है तो हम समझते हैं कि स्टैगफ्लेशन टर्म होती क्या है। स्टैगफ्लेशन देखो उस किसी भी कंट्री में जब 3 तरह की कंडीशंस होती हैं तब वहाँ पर बोलते हैं कि स्टैगफ्लेशन लाइक सिचुएशन है। जैसे कि प्राइजेस जो है वो बढ़ रहे हैं, एकदम से प्राइजेस में इंक्रीज हो रहा है, तो उसको इन्फ्लेशन जो है वो बोल देंगे। जॉब्स आर हार्ड टू फाइंड, मतलब नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, तो उसको जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बोल देते हैं। और इकोनॉमी इज़ नॉट ग्रोइंग, इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही, उसको स्टैग्नेशन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की सिचुएशन जब किसी कंट्री में होती हैं तो उस कंट्री में क्या बोल दिया जाता है कि इस कंट्री ये जो है वो स्टैगफ्लेशन है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको स्टैगफ्लेशन जो है वो बोलते हैं, जहाँ पर ये 3 टर्म होती हैं। एग्जाम्पल के साथ जो है वो थोड़ा सा समझते हैं। एग्जाम्पल है कि मान लो ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो तेल का होता है, तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। मार्केट में वो प्रोडक्ट जाएंगे तो वहाँ से इन्फ्लेशन जो है वो होगी, महंगाई वहाँ से आ जाएगी। अब जब मार्केट में वो प्रोडक्ट जाएगा तो अब कंपनी कहीं ना कहीं से तो खर्चा पूरा करेगी। जो ऑयल के प्राइजेस बढ़े थे वो क्या करेगी, नौकरियों के ऊपर कट लगा देगी, नौकरियां नहीं प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो उस सिचुएशन को क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है। जब नौकरियां होंगी ही नहीं, नौकरियां मिलेंगी ही नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हो जाएगी। और जब पैसा ही इंसान के पास नहीं होगा तो खरीदेगा क्या, बेचेगा क्या, सर्कुलेशन में मनी नहीं आएगी, तो इकोनॉमी की भी ग्रोथ वहाँ से नहीं होगी। तो जब इकोनॉमी की ही ग्रोथ नहीं होगी तो उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैग्नेशन। और ये तीनों सिचुएशंस मिलकर जो है वो बनाती हैं स्टैगफ्लेशन। और आपने एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से इस चीज़ को जो है वो अभी समझ लिया। तो स्टैगफ्लेशन क्लियर हो गया। अभी ये कभी भी गलत नहीं हो सकता आपका एग्जाम में, इतने अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन, कि विश्व लोकतंत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखो वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे 15 तारीख को मनाई जाती है। 15 तारीख को कौन से महीने में मनाई जाती है, 15 सितंबर को ये मनाई जाती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट डे पूरे साल में आते हैं वो सारे कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको याद हो जाएं। इसलिए इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर भी जो है वो क्विज़ की फॉर्म में जो है वो डालते रहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे की। तो वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे सितंबर 15 को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में इसको मनाने की घोषणा की थी कि हम जो है वो इसको कब मनाएंगे, हम इसको जो है 15 सितंबर को जो है वो मनाएंगे। और इसी को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी जो है वो बोल देते हैं। अभी हमने जून 25 को जो है वो देखा कि संविधान हत्या दिवस जो है वो मनाया गया। तो एक तो हो गया डेमोक्रेसी डे, एक हो गया संविधान हत्या दिवस जो हम इंडिया में मनाते हैं। जून 25 को मनाते हैं क्योंकि जून 25 को 1975 में इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उनके द्वारा सडनली जो था वो इमरजेंसी लगा दी थी। तो कहा गया बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, और जब जेल में डाल दिया गया लीडर्स को तो वहाँ से ही स्टैगफ्लेशन लाइक सिचुएशन जो है वो आई। लोगों की ज़बरदस्ती जो है वो नसबंदी भी करवाई गई। ठीक है, तो उस नसबंदी के तौर पर भी जो है वो लोग इस डे को जो है वो याद करते हैं। परंतु कॉन्स्टिट्यूशन की तो हत्या की गई थी, तो जून 25 1975 को जो है वो संविधान हत्या दिवस यानी कि मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने की जो है वो घोषणा की गई। अब इमरजेंसी इस दिन लगाई गई थी,
ये भी पता चल गया। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए। जून 25 का हो गया, सितंबर 15 का हो गया, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी ना टेलीग्राम पर मैंने एक क्विज़ की फॉर्म में भी क्वेश्चन डाला था कि MSME डे कब मनाया जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे कब मनाया जाता है। ये आप कमेंट करके बताओ कि कब ये मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, कमेंट करके जल्दी से जो है वो बता दीजिए। ठीक है जी, हम आगे बढ़ेंगे। आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपने अच्छे से कमेंट कर बताना है। क्वेश्चन आपके लिए ये है, आज हमारी फर्स्ट ही सीरीज़ है तो एक क्वेश्चन आप देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी। इंडिया की पहली महिला गवर्नर जो था वो कौन थी, वो आपने जो है वो कमेंट करके बताना है। इंडिया की पहली महिला गवर्नर कौन थी, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए इनका नाम। और अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी जाती है जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।